अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खुश-ओ-खुर्म होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 के जो जितने पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं और दोनों एक ही तरह के हैं। मैं कोशिश करूंगा एक पार्ट में अपनी बात समझा सकूं ताकि सेकंड पार्ट आप खुद से सॉल्व कर लें और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर इस बात पर रोक दिया गया है कि आपने लॉन्ग डिवीजन का प्रोसेस नहीं करना। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर करना है कि आप कोई और टेक्निक यूज़ कर लें। और टेक्निक तो हमारे पास फिर रिमाइंडर थ्योरम की होती है, जिससे हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेते हैं या वेरीफाई कर लेते हैं कि ये डिवाइज़र जो है ये फैक्टर है कि नहीं है। हर डिवाइज़र फैक्टर नहीं होता, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर -9 को x -3 पे डिवाइड करता हूँ, सपोज ये एक एग्जांपल ली है। तो ये जानना चाहता हूँ कि ये जो डिवाइज़र x -3 है, ये तो हमें मालूम है कि ये डिवाइज़र है और ये डिवाइडेंड है। जो अंडर रूट के अंदर है वो डिवाइडेंड है और जो बाहर है उसे हम कहेंगे डिवाइज़र। तो हर डिवाइज़र फैक्टर नहीं होता। डिवाइज़र फैक्टर तब होता है अगर वो रिमाइंडर 0 दे दे, तो हम उस डिवाइज़र को कहेंगे फैक्टर। अगर वो डिवाइज़र 0 देने में नाकाम हो जाए, मतलब रिमाइंडर 0 देने में नाकाम हो जाए, तो हम फिर उस डिवाइज़र को सिर्फ डिवाइज़र ही कहेंगे, उसे फैक्टर नहीं कह सकते। तो हम देखते हैं यहाँ पर x -3 में क्या इतना दम है कि वो रिमाइंडर को 0 लाने में कामयाब हो जाए। अगर तो ये 0 ले आता है तो फिर हम इस x -3 को कहेंगे कि ये फैक्टर है। तो चलते हैं, x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर -3 को x से मल्टीप्लाई किया -3x, और फिर साइन चेंज, ये कट गया, ये आ गया 3x पॉजिटिव का और ऊपर से -9 आया, तो ये प्लस का साइन यहाँ पे लगा। अब x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, फिर से साइन चेंज, ये सब कैंसिल होके आंसर मतलब रिमाइंडर 0 आता है। और रिमाइंडर का 0 आना इस बात की पक्की और ठक्की दलील है कि x -3 इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर -9। एक बात और वाजे कर दूं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो कोशेंट है वो भी फैक्टर होगा, वो भी फैक्टर कहलाएगा, चूंकि रिमाइंडर 0 आने पर चाहे वो डिवाइज़र हो या कोशेंट हो, वो दोनों फैक्टर्स होते हैं। चूँकि उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर -9 डिवाइडेंड जो है वो बन जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रोसेस है, ये मैंने लॉन्ग, इसे कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में मैंने साबित किया कि x -3 इसका फैक्टर है, लेकिन यहाँ पर x -2 इसका फैक्टर है, x -3 इसका फैक्टर है या कि नहीं, साबित करने के लिए उसने कहा लॉन्ग डिवीजन मेथड का प्रोसेस नहीं करना, ये वाला प्रोसेस नहीं करना। तो फिर कौन सा करना है? उसने ये नहीं कहा कि कौन सा करना है। अब ये हमारे पास टेक्निक्स हैं जो कि हम जानते हैं। अगर ये रास्ता हमारे लिए बंद है तो दूसरा रास्ता कौन सा हो सकता है जिस रास्ते से हम ये बता सकें कि x -2 इसका फैक्टर है कि नहीं, x -3 इसका फैक्टर है कि नहीं। चूँकि एक से ज़ायद फैक्टर्स भी हो सकते हैं, x -2 भी इसका फैक्टर हो सकता है, 3 भी हो सकता है, x -3 भी हो सकता है, इसके अलावा तीसरा फैक्टर भी हो सकता है। और वैसे भी जिसमें x की पावर 3 आ जाए, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाए, तो यहाँ पर ये बात जहन में रखिएगा कि उसके पॉसिबल लीनियर फैक्टर्स 3 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का जिक्र किया है, तीसरे को मेंशन नहीं किया, लेकिन बस इतना पूछा है कि साबित कीजिए x -2 इसका फैक्टर है कि नहीं है, x -3 इसका फैक्टर है कि नहीं है। ये नहीं पूछा गया कि इसके कितने फैक्टर्स हैं और वो कौन कौन से हैं, नहीं, बल्कि 2 फैक्टर्स दे के वेरिफिकेशन का हमें जो काम सौंपा है कि बताइए कि ये फैक्टर्स हैं कि नहीं। तो कैसे करेंगे ये तो हमें मालूम है, ये थ्योरी तो हमने पढ़ी है कि रिमाइंडर का 0 आ जाना ही दरअसल इस बात की दलील है कि वो फैक्टर है। तो रिमाइंडर, इसका मतलब हम इसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेते हैं। रिमाइंडर फाइंड आउट करने का मेरे पास रिमाइंडर थ्योरम से अच्छा मेथड और कोई नहीं है, लॉन्ग डिवीजन की तरफ तो जाना नहीं है, तो क्यों ना हम
फिर रिमाइंडर थ्योरम का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और फिर फाइंड करते हैं रिमाइंडर। इस डिवाइज़र के लिए फाइंड करेंगे सबसे पहले, फिर इस डिवाइज़र के लिए फाइंड करेंगे। अगर तो इनके रिमाइंडर 0 आ जाएंगे तो फिर वेरीफाई हो जाएगा कि ये फैक्टर्स हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम इस p ऑफ x को लिखते हैं शुरू में, x की पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48। तो यहाँ पर डिवाइज़र हमारे पास x माइनस 2 है। आपने उस लीनियर डिवाइज़र को, इसे लीनियर डिवाइज़र इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1 है, चूँकि ये लीनियर डिवाइज़र है और इस लीनियर डिवाइज़र को हमने 0 के बराबर रख के यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। -2 0 की उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव 2 हो जाएगा। अब मैं ये 2 वैल्यू जहाँ जहाँ x आता है वहाँ वहाँ पुट करता जाऊँगा। 12 इंटू एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ले लें, 44 के बाद x आता है, x की वैल्यू 2 ले लें, उसके बाद -48। हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 का स्क्वायर लिया 4, 4 12 आर 48, उसके बाद 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 88, उसके बाद -48। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो 8 पॉजिटिव का है, 88 पॉजिटिव का है, तो ये आपस में हम ऐड कर देंगे। 88 में 8 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96। उसमें से 48 और 48, चूँकि ये -48 है, ये -48 है, तो ये -96 हो जाएंगे। तो 96 में से 96 निकालेंगे तो आंसर तो 0 आ गया। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि x-2 के लिए, मतलब ये जो x-2 है ये ना सिर्फ डिवाइज़र है बल्कि ये एक फैक्टर भी है। चूँकि इससे रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमें पता है कि p की वैल्यू जब वो कांस्टेंट पुट करते हैं, जो हम डिवाइज़र से निकालते हैं x की वैल्यू, जब वो पुट करते हैं पॉलिनोमियल के अंदर तो जो आंसर आता है वो रिमाइंडर होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस ये जो डिवाइज़र है x-2 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो हमारा ये जो p ऑफ x है ये x-2 इस p ऑफ x का क्या है, फैक्टर है। तो दूसरी तरफ हम अब साबित करेंगे कि क्या ये जो नेक्स्ट डिवाइज़र है, अभी मैं इसे फैक्टर नहीं कहूँगा, अभी कबलस वक्त है यूँ कहना, मैं इसे अभी डिवाइज़र कहूँगा कि x-3 जो डिवाइज़र है क्या ये भी इसका फैक्टर है कि नहीं। तो चलते हैं, इसमें भी आप p ऑफ x को लिखेंगे x³ माइनस 12x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 48। तो हम इस नेक्स्ट डिवाइज़र को x-3 को रखेंगे 0 के इक्वल और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 3। अब ये 3 पुट होगा कहाँ पर, हमारे इस पॉलिनोमियल के x की जगह पे पुट हो जाएगा। 3 की पावर 3 माइनस 12, 3 का स्क्वायर प्लस 44 इंटू 3 माइनस 48। अब 3 की पावर 3 क्या होता है, 27, मतलब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। कुछ बच्चे 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 9 नेवर, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, ऐसा मत कीजिएगा। आपने 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 की पावर 3 का मतलब ये होता है, तो ये 27 बनेगा। 3 3 9, 9 3 27, उसके बाद 12, 3 का स्क्वायर है तो 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 12 प्लस 44 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, आप रफ प्रोसेस कर सकते हैं। 3 से 3 4 12, 1 कैरी, 3 4 12 एंड 1 13, मतलब 132, उसके बाद -48। अब उसके बाद 27 माइनस 12 9 108 प्लस 132 माइनस 48। तो इसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ क्या हैं, एक प्लस का 27 है, एक प्लस का 132 है। आप इसको करेंगे ऐड, तो यहाँ पर देखिए 132 में 27 को ऐड किया तो 9 और ये 159 आता है। तो उसके बाद ये दो, यहाँ पर इन दोनों को जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उनको हमने प्लस करके कितना आंसर लेके आए हैं, 159, और उसके बाद आता है माइनस, ये 108, दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम इनको प्लस करते हैं 108 को और 48 को, 8 8 16, 156 आता है। तो 159 में से 156 को माइनस किया तो ये आता है आंसर 3।
तो आंसर 3 एक्चुअली हमारे पास क्या है, ये रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है, ये तो अदर देन ज़ीरो है, ज़ीरो के अलावा कोई नंबर आ रहा है। इसका मतलब ये जो डिवाइज़र था x-3 ये डिवाइज़र ही रहा, ये फैक्टर नहीं बन सका। तो हम कहेंगे हैंस, यहाँ पर लिखना ज़रूरी है, x-3 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ये p ऑफ x का फैक्टर नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर वो यहाँ पर तीसरा फैक्टर भी मेंशन कर देता तो हम तीसरी बार ये मतलब ये दो पार्ट भी करते और फिर तीसरा पार्ट इसी प्रोसेस से करके हम उसको भी साबित कर देते कि वो फैक्टर है कि नहीं है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें 3 फैक्टर्स दे के वो वेरिफिकेशन पूछ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि सेकंड पार्ट आप इसका ज़रूर हल कर सकेंगे। और मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कहता है, स्टेटमेंट पे गौर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आ जाती है तो समझ लीजिए 50% क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है। और अगर स्टेटमेंट समझ में नहीं आई तो आपको क्या पता आपने क्या करना है, आप उसके सोल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते। तो हमारी स्टेटमेंट क्या कहती है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, मतलब कि m की वैल्यू फाइंड करनी है, m की क्या वैल्यू है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m। आगे कुछ हिंट्स देता है, कुछ गिवन इंफॉर्मेशन है जो स्टेटमेंट के अंदर हैं और हम m की वैल्यू तक पहुंच पाएंगे तभी जब हम इसकी गिवन इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल में लेके आएंगे। तो आगे क्या कहता है, कहता है ये एक पॉलिनोमियल है जो कि आमतौर पर आपने देखा है, इससे पहले भी क्वेश्चन में पॉलिनोमियल थी, वो क्यूबिक थी, अब की बार भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब क्योंकि मैक्सिमम है। तो इसका मतलब इसके अगर फैक्टर्स बनाएं तो 3 फैक्टर्स बनेंगे और वो तीनों लीनियर फैक्टर्स होंगे। और फिर आगे क्या कहता है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x+2। यहाँ पर वालिहाना अंदाज में कहता है यकीनी तौर पर x+2 जो है वो इसका फैक्टर है। ये इस x+2 इसका फैक्टर तभी होगा जब हम रिमाइंडर को 0 के बराबर लेंगे। मिसाल के तौर पे वो कहता ये है कि यहाँ m की वैल्यू क्या रखें कि x+2 जो है वो फैक्टर बने। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब यही होता है कि फैक्टर हो और रिमाइंडर 0 आए। रिमाइंडर 0 आ जाने से 2 बातें जहन में रखिएगा, क्या कि वो x+2 उसका फैक्टर है पॉलिनोमियल का। दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है ये इस x+2 पर एग्जैक्टली फुली डिविजिबल है। एग्जैक्टली का मतलब फुली, मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, पूरे की पूरी तकसीम हो जाती है, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0 आता है। एग्जैक्टली डिविजिबल का यही मतलब है। तो यहाँ पर अगर सवाल को मैनुअल अंदाज से, हिट टू ट्रायल रूल एक होता है, मिसाल के तौर पे मैं m की यहाँ पर वैल्यूज़ खुद से सोच के पुट करता चला जाऊँ और देखता चला जाऊँ कि रिमाइंडर कब कब 0 आता है, तो फिर वही हमारी m की वैल्यू होगी। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। मैं इसको p ऑफ x पॉलिनोमियल को लेता हूँ जो मेरे पास गिवन है 4x³ - 7x² 6x - 3m। अरे यहाँ पे कहता है कि अब वो ये वेरीफाई नहीं करवाना चाह रहा कि जी x+2 इसका फैक्टर है कि नहीं। ये बहस बिल्कुल नहीं है कि फैक्टर है कि नहीं, वेरीफाई करें। नो, ऐसा मतलब इस क्वेश्चन के अंदर यूँ नहीं पूछा गया, बल्कि ये बताया गया है, ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि x+2 इसका वाकई फैक्टर है। हाँ, ये बताएं यहाँ m की वैल्यू क्या होगी कि वो x+2 जो है इसके रिमाइंडर को 0 बनाए। सबसे पहले हम इस x+2 को 0 के बराबर लेंगे। यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है -2, चूँकि जो लीनियर डिवाइज़र होता है हमने उसको 0 के बराबर लेना होता है और वहाँ से निकालनी होती है x की वैल्यू। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है -2, और ये -2 हम इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे। जहाँ जहाँ x आता है वहाँ -2 पुट करेंगे। x की वैल्यू मतलब पावर 3 है तो 3 लेंगे, -7x² है प्लस 6 फिर x है और -3m। अब इसको सॉल्व करेंगे।
-2 की पावर 3 से मुराद ये होता है, -2 की पावर 3 से मुराद ये होता है कि आपने -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये आपका रफ प्रोसीजर है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 जार 4 4 2 जार कितना हो जाएगा 8। तो ये 8 है माइनस का, यहाँ पर लिखेंगे -8। ये पावर फिनिश हो गई। -2 का स्केयर है तो -2 के स्केयर को क्या लिखेंगे, -2 को -2 मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 2 जार कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे लगाएंगे हम 4, उसके बाद प्लस माइनस माइनस होता है, 6 2 जार 12 होता है। यहाँ 2 की पावर कोई नहीं है तो हम ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद -3m, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 8 4 जार 32 नेगेटिव का, -7 4 जार 28 -12 -3m। अब ये वैल्यूज तो आपस में सिंप्लीफाई हो सकती हैं, लेकिन वो m की वैल्यू, m का कोफिशिएंट है वो इसमें सम अप नहीं हो सकता, वो डिफरेंट टर्म है। तो हम इसको देखें, तीनों नेगेटिव के, तो जब तीनों नेगेटिव के हो जाएं तो फिर इसका मतलब उन तीनों को हमने प्लस कर देना, लेकिन साइन माइनस का आएगा। तो क्या आएगा, यहाँ प्लस कर देते हैं, 32 28 और -12, मतलब प्लस कर देंगे इन तीनों वैल्यूज को। तो ये कितना आता है, 2 8 10 10 2 जार 12, 1 कैरी, 3 2 जार 3 and 1 4 5 6 and 7 72 -72, उसके बाद -3m। तो यहाँ पर m की वैल्यू गेस करना बहुत आसान हो गया है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ज़रा आप सोचिए m की क्या वैल्यू रखें कि 72 माइनस का है और -3m की वैल्यू क्या रखें कि -3 को उस m से मल्टीप्लाई करें तो वो +72 का हो जाए, फिर -72 और +72 कट के 0 ले आएँ और वो एग्जैक्टली डिविजिबल बन जाए। ये इसका मतलब m पे डिपेंड करता है। तो m की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि ये 0 कैसे पॉसिबल है यहाँ आना। अगर आप m की वैल्यू 1 पुट करते हैं यहाँ, तो ये -3 3 1 जार 3 -3 हो जाएगा, -3 और -72 तो -75 हो जाएगा, जो कि रिमाइंडर 0 नहीं दे रहा। अच्छा, फिर m की वैल्यू अगर 2 लें तो भी यहाँ 0 नहीं बन पाएगा। इसी तरह यहां पर आपने सोचना है कि m की क्या वैल्यू है। तो एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है कि मैं इस पूरी वैल्यू को 0 के बराबर खुद से लेट कर लूं। तो इस तरह सोचना नहीं पड़ेगा। -72 -3m को 0 के बराबर ले लूं। 0 के बराबर लेने की इजाज़त मुझे किसने दी है, स्टेटमेंट ने इजाज़त मुझे दी है, क्योंकि उसने कहा है कि x+2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या ये पॉलिनोमियल इस पे डिविजिबल है। इसलिए मैंने रिमाइंडर को, टोटली रिमाइंडर को 0 के बराबर लेके अपना काम आगे चलाया है। तो -72 को उठाएंगे, इस साइड पे लेके आएंगे, -3m, 72 इस साइड पे आके पॉजिटिव का हो जाएगा, और -3 चूँकि m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 3 को 72 से काट दीजिए, कितना आता है, 3 2 जार 6 और 3 4 जार 12, -24 आता है। तो m की वैल्यू यहाँ पर -24 जब पुट करेंगे, आप वेरीफाई करके देखें, तो -24 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 72 बन जाएगा और ये -72 0 हो जाएगा और वो एग्जैक्टली डिविजिबल भी हो जाएगा। और फिर हम m की वैल्यू भी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इस तरीके से हमारा m फाइंड आउट हो गया और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मेरे साथ साथ रहिएगा, लेट्स गो। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पे गौर करें। यहाँ पर 2 पॉलिनोमियल्स हैं, एक है p ऑफ x और एक है q ऑफ x। तो यहाँ पर इनका जो डिवाइज़र है वो सेम है। कहता है कि इस पॉलिनोमियल का डिवाइज़र भी x माइनस 3 है, इस q पॉलिनोमियल का डिवाइज़र भी x माइनस 3 है और रिमाइंडर इनका सेम है। तो फाइंड क्या करना है, k, जो यहाँ पे k यूज़ हुआ है और यहाँ पर k यहाँ पर यूज़ हुआ है। आपने इस k की वैल्यू को फाइंड करना है, जबकि x माइनस 3 इसका भी डिवाइज़र है,
x-3 इस पॉलिनोमियल का भी डिवाइज़र है। तो चलते हैं यहाँ तक, पहले सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले आपने p ऑफ x लेना है। अब आप qx लेंगे, q ऑफ x हमारे पास x³ माइनस 4x प्लस k है। अब इनका डिवाइज़र चूंकि सेम है x-3, तो आपने x-3 को 0 के बराबर पुट करके यहाँ से x की वैल्यू 3 लेनी है, वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। जहाँ जहाँ x आता है 4 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर दें, 3 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर दें। 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 ज़ार 36, 3 3 ज़ार 9 माइनस 4, ये बन गया 27k। 36 और 9 होता है 45, 45 में से 4 निकाल दें तो ये बन गया 41, ये आ गया p ऑफ 3। इसी तरह यहाँ पर भी x-3 ही डिवाइज़र है, तो x की वैल्यू आपने 3 लेनी है, वो आपने x की जगह पे q में पुट कर देनी है। 3 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 3 प्लस k को k ही रहने देना है, k की वैल्यू यहाँ पे हमने अभी फाइंड करनी है। तो 3 की पावर 3 27, 4 3 ज़ार 12, तो 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 15, ये 1 आ गया, तो ये बन गया 15 प्लस k। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसका जो रिमाइंडर है वो ये है और पॉलिनोमियल q का रिमाइंडर ये है। अब उसने कहा सेम रिमाइंडर, इसका मतलब मुझे इन रिमाइंडर को सेम करना है, इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद मैं k की वैल्यू निकालूंगा। एज गिवन इंफॉर्मेशन 27k प्लस 41 को इस रिमाइंडर के इक्वल करेंगे और 27k में से इस वाले k को माइनस करेंगे और 41 को इधर जाके माइनस करेंगे, तो ये रह जाएगा 26k। तो 15 में से 41 चूंकि माइनस नहीं हो सकता, आपने 41 में से 15 को माइनस कर लेना है। यहां से कैरी गया, 11 में से 5 गए 6, 3 में से 1 गए 2, तो ये बनता है -26। तो k की वैल्यू क्या आ गई, ये जो 26 है -26 पे डिवाइड होगा, तो ये बन जाती है k इज इक्वल टू -1। आप वेरीफाई आखिर पे कर सकते हैं कि k की वैल्यू -1 के लिए क्या वाकई इन दोनों रिमाइंडर का आंसर सेम आता है। तो आप देखें k की वैल्यू -1 पुट करें, 27 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -27 आ जाएगा। 27 और 41 में से 27 को देखिए, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिख लें, चेक करना नहीं है लेकिन मैं आपको वेरीफाई करा रहा हूँ। 27 इस k की वैल्यू पुट करें -1 -27 41। अब आप 41 में से 27 को माइनस करें, 11 आता है। तो इस तरफ हम रिमाइंडर देखते हैं, यहाँ पर हम चेक करते हैं q ऑफ 3 के अंदर 15 प्लस k की वैल्यू पुट की -1, 15 में से 1 निकाला, तो ये देखें दोनों की रिमाइंडर सेम आ रहे हैं। हम जब k की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो इसका रिमाइंडर भी 14 आता है, यहाँ पर k की वैल्यू जब -1 पुट करते हैं तो इसका रिमाइंडर भी 14 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारी k की वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, चूँकि k की -1 वैल्यू के लिए हमारे दोनों रिमाइंडर सेम आते हैं। उसने भी यही कहा था कि k की वैल्यू वो निकालें कि जिसकी वजह से दोनों के रिमाइंडर सेम आने चाहिए, ठीक है। और डिवाइज़र तो दोनों का सेम ही है, तो हमने k की वैल्यू वही निकाली है कि जिससे दोनों के रिमाइंडर सेम आए हैं। अगर k की वैल्यू कुछ ऐसी होती कि अगर मैं इसमें पुट करता वैल्यू और आती, इसमें पुट करता तो वैल्यू और आती, अगर रिमाइंडर दोनों के सेम ना होते तो इसका मतलब वो k हमारा गलत होता, हमारा सही आंसर ना होता। चूँकि कंडीशन क्या है क्वेश्चन के अंदर कि दोनों के रिमाइंडर सेम निकलने चाहिए, k की वो कीमत लेनी है। मुझे उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। ये क्वेश्चन इम्तिहानी नुक्ता नज़र से भी अच्छा है, इससे पहले वाला जिसमें हमने m की वैल्यू फाइंड की है इम्तिहानी नुक्ता नज़र से, वो वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। तो मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।